अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान, एक बड़े सियासी प्रोग्राम सहाफ़ी में किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, जनाब रऊफ़ हसन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और PTI का जो पॉलिसी थिंक टैंक है उसको भी चलाते हैं। रऊफ़ हसन साहब बहुत शुक्रिया। चलाते हैं, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। थिंक टैंक से हटके जो PTI की जो गाड़ी है वो कैसे चल रही है, उस पर बड़े बैरूनी भी दबाव हैं, अंदर से भी थोड़ा सा लगता है खलफशार किसी सूरत हाल है। 10-10 साल कैद की सज़ा आज फैसलाबाद अदालत की तरफ से मज़ीद जो आपके सियासी रहनुमा हैं उनको मिल चुकी है, जिनमें उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, 59 मुल्ज़मान को 10-10 साल कैद की, 59 मुल्ज़मान को। और एक और जो ट्वीट आई है वो PTI के लिए तो बड़ी ख़तरे की घंटी है, और वो है सलमान अकरम राजा जो आपके जिसको कहते हैं ना लिंच पिन होता है सेक्रेटरी जनरल किसी भी पार्टी का। उन्होंने कहा है कि मैं इस्तीफ़ा कल दे दूंगा। खान साहब से मुलाकात के बाद कोई ऐसा वाक़या हुआ है? तो पहले तो ये बताएं, मेरे ख्याल में हम बात करेंगे फैसलाबाद अदालत की तरफ से जो फैसले आए हैं, जिसमें अब एक बार फिर पहले भी उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, इनको 10-10 साल कैद की सज़ाएँ सुनाई जा चुकी हैं और मज़ीद भी अब सुनाई गई हैं। मज़ीद 2 MPA भी अब इन सज़ाओं की जद में आ गए हैं। तो PTI के लीडरान गिरफ्तारी भी नहीं दे रहे, वो अंडरग्राउंड जाते जा रहे हैं जो जो उनको सज़ाएँ हो रही हैं। तो फिर उस एहतजाज का क्या होगा जो सड़कों पे निकले बगैर तो हो ही नहीं सकता। तो पार्टी किधर जा रही है आपकी? थैंक यू मती, बड़ी मेहरबानी आपकी। इश्यूज़ तो हैं, मैं तो यहाँ बैठ के आपके सामने इनकार नहीं करूँगा। मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज़ हैं। इश्यूज़ तो 3.5 साल से रहे हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मेरा ख्याल है कि वो फर्दर परपेचुएट होते जा रहे हैं। पार्टी को पहले तो ख़त्म करने की कोशिश की गई, जो भी हुआ आपके सामने है। मैंने अब ख़त्म कर दिया है कि उसको दोबारा बार बार उन्हीं चीज़ों की बात करें। लेकिन जब पार्टी ख़त्म नहीं कर सके तो फिर और हथकंडे इस्तेमाल किए गए, इलेक्शन करवाया, इलेक्शन को हाईजैक किया गया, उसके बाद फिर हमारे लोगों को डीसीट किया गया आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, और अब सज़ाओं के ऊपर आ गए हैं। ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली लग यही रहा है कि या तो हम लोग पार्लियामेंट से बिल्कुल बाहर हो जाएं, या फिर ये है कि हमारी वहाँ मौजूदगी जो है वो बिल्कुल मिनिस्क्यूल हो जाए, किसी तादाद में ना आए, सारा कुछ ना आए। तो उसी तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन जहाँ दूसरा सवाल है कि वो जब इतना ज़्यादा प्रेशर आता है, लोगों को सज़ाएं होती हैं, लोग एक इनमें से कुछ लोग हैं जिनको तीसरी दफ़ा सज़ा हुई है, कुछ है जिनको दूसरी दफ़ा सज़ा हुई। तो लाजमी बात है एक रिएक्टिव माहौल, मज़ीद फैसले आने हैं अभी जी, बिल्कुल। तो एक रिएक्टिव माहौल हो जाता है, तो वो नज़र आ रहा है पार्टी के अंदर एक रिएक्टिव माहौल आ रहा है। जब आप अंडरग्राउंड हैं, आप छुपे हुए हैं, जा रहे हैं, तो लाइफ तो आपकी ख़त्म हो गई ना, आपकी बिजनेस ख़त्म हो गई, आपकी फैमिली लाइफ ख़त्म हो गई, आप अदरवाइज आपके बच्चों का फ्यूचर जो है वो जेपरडाइज हो गया। सो बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि शायद हम आप स्टूडियो में बैठ के बातें नहीं करते। तो आज क्योंकि है पार्टी की लीडरशिप अगर अंडरग्राउंड होगी या जेलों में होगी तो फिर पार्टी तो बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा प्रेशर है, बहुत बड़ा प्रेशर है। और ये बहुत बड़ा एक, जिसे मैं कहूँगा कि एक फॉल्ट लाइन जो डेवलप हुई है पार्टी के अंदर इस वक्त। तो इसके जिम्मेदार क्या आप खुद नहीं हैं? हम खुद उस सूरत में हो सकते हैं कि अगर आप कहें कि हमने वो रास्ता इख्तियार नहीं किया जो कि रेकन्सिलिएशन की तरफ जाता था, जो कि कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ जाता था, और ये कि हम लोग अपने असूलों के ऊपर कायम रहे और हमने कहा कि नहीं, ये मुल्क में आइन होना चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए, कानून होना चाहिए, उसके ऊपर हम खड़े हैं। तो इसलिए 9 मई के हमले हुए। 9 मई के हमले की तो बात यहाँ नहीं हो रही कि आप 9 मई के भी हमले करना चाहेंगे। 9 मई के हमले तो आपको पता है कि खान साहब उस वक्त कस्टडी में थे, और जब जिस तरीके से उनको पकड़ा गया आपके सामने है, वो आप फुटेज चला लीजिए, तो वही एक वो लोगों का रिएक्शन था। इट वाज नॉट, देयर वाज नो कंस्पिरेसी कि 9 में। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। आपके अपने बहुत से पार्टी के लीडरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नदामत का इजहार किया, माफ़ी मांगी। मैं आपको बार बार हर दफ़ा बैठ के हम लोग नदामत का इजहार करते हैं, हम लोग सख्त अल्फाज में उसको क्रिटिसाइज करते हैं। नहीं होना चाहिए था जो हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए, सियासत के कॉन्टेक्स्ट में नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया। लेकिन मामला बती आगे भी तो बढ़ती है ना, रास्ते निकाले जाते हैं। अच्छा, रास्ते निकालने की बात अगर करें तो फैसलाबाद कोर्ट ने जो सज़ा सुनाई है, ये सज़ा चले किसी फौजी तनसीबात पे हमले की नहीं है, जिस पे आप कह सकते हैं कि जनाब हाईजैक हो गए या CCTV कैमरे निकाले। राना सना के घर के ऊपर ये राना सनाउल्लाह के घर, एक सियासतदान के घर के ऊपर हमले पे क्या PTI को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी? एक सियासतदान के घर के ऊपर हमले पे
उस वक्त जो एक रिएक्टिव बोल्ट था मती, मैं यही कह सकता हूं कि उसमें पर लोगों ने जो भी उनसे हो पाया वो उन्होंने किया। अब खान साहब के ऊपर 1.5 दिन अटैक रहा है, खान साहब के घर के ऊपर, मैं वहाँ जमान पार्क लाहौर में, क्या किसी ने उसको रिग्रेट भी किया? अटैक किसने किया? पुलिस ने किया, सियासत ने किया हुआ था अटैक। मतलब उस गिरफ्तारी की कोशिश कर रहे थे, गिरफ्तारी की कोशिश, वो तो बाहर खड़े थे गिरफ्तार होने के लिए, वो घर के ऊपर अटैक करने तो राना सनाउल्लाह के घर के ऊपर हमले को आप दुरुस्त समझते हैं? मैं नहीं बिल्कुल समझता, मैं तो किसी किस्म की वायलेंस को दुरुस्त ही नहीं समझता। मैं तो कहता हूं कि जी सियासत का मतलब है टेबल के ऊपर बैठ के बातचीत करें, मामला को हल करें। इस हमले में जो लोग मुलव्वस थे, मैं साजिश के मुल्ज़मान की बात नहीं कर रहा क्योंकि कोई चक्री में था, कोई नहीं था, कोई उन लोगों को दुरुस्त सज़ा मिली है जिन्होंने घर पे हमला किया है, सियासतदान के घर पे। देखिए, सबसे बड़ा जो क्राइसिस है इस वक्त पाकिस्तान का वो ये है जी कि ये जो सज़ाएं दी जा रही हैं, ये किसी लॉ, रूल ऑफ लॉ जो है, जो एक प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करके नहीं दी जा रही। मसलन शहादतें दी गई हैं वहाँ, शहादतें उन्हीं शहादतों की बेसिस के ऊपर उन्होंने जिन लोगों की शहादतें दी हैं, जो लोग हैं, उन्होंने कहा जी कि उन्हीं शहादतों की बेसिस के ऊपर फवाद चौधरी जैसे बंदे को छोड़ दिया जाता है, लेकिन उमर अयूब जैसे बंदे को 10 साल के लिए पकड़ लिया जाता है। इसी तरह से और भी इसी तरह की कॉन्ट्रडिक्शन है। या तो वो शहादत आप करें, अगर वो शहादत फवाद चौधरी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं एक्सेप्टेबल टू द कोर्ट ऑफ लॉ, तो फिर वो शहादत उमर अयूब के कॉन्टेक्स्ट में कैसे कोर्ट ऑफ लॉ को एक्सेप्टेबल हो? फवाद चौधरी को आपके ख्याल में क्यों छोड़ा गया? आई डोंट नो, ये उसी से पूछें, ज्यादा बेहतर है, वो बता सकेगा। जो गुफ्तगू कर रहा है वो तो मतलब कुछ वो उस वजह के अनासर कुछ जाहिर होते रहते हैं जो वो करता है। और ज़ैन कुरैशी से भी ये सवाल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन वो इस्टेब्लिश कर चुके हुए हैं, उनके वालिद भी इस्टेब्लिश कर चुके हुए हैं कि उस तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख को वो कराची में थे। उनकी शाह साहब की बेगम साहबा जो है वो हॉस्पिटल में। फवाद चौधरी भी कर चुके हैं कि वो कोई मूवी देख रहे थे, मनी बैक गारंटी अंग्रेजी की। हाँ बिल्कुल, वो ठीक है, वो जरूर तो गवाह तो उनके पास भी मौजूद हैं। तो वो देखिए, अगर इस्टेब्लिश हो भी कर दे, ये मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है इस पर, जो मुझे इन्फॉर्मेशन आई है कि वो गवाहान की गवाही की बेसिस के ऊपर कुछ की सजाएं हो गई हैं, कुछ की सजाएं नहीं। सुप्रीम कोर्ट से जो 8 मुकदमात में जमानत मिली है इमरान खान साहब को, आप क्या समझते हैं, ये विंडिकेट होता है पीटीआई का बयानिया? क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट ने मेरिट के ऊपर कमेंट की है, जो दुरुस्त बात नहीं है। मैं फील करता हूं कि जी उस जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसमें बहुत से कैविएट्स हैं, बहुत से उन्होंने ऐसी चीज़ें छोड़ दी हैं जो कि नहीं करनी चाहिए थी। पहले जो कह रहे थे वो नहीं कर पाए, तो बेल तो हो गई है, ठीक है, बिकॉज सस्टेनेबल नहीं थी, वो सारी जो सज़ाएं थी वो सस्टेनेबल नहीं थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि उस हाई कोर्ट ने जो सज़ाएं नहीं दी थी, उन हाई कोर्ट को अकाउंटेबल करवाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को। अगर वो करते तो फिर वो पूरा इंसाफ होता। ये आधा इंसाफ है, लेकिन खुश आइंद है। आई होप कि आगे भी बाकी जो सज़ाएं हैं वो भी इसी तरह से मुअत्तल हों। अब कल तोशाखाना की हेयरिंग जो है, 4 हेयरिंग्स नहीं हुई पिछले, लेकिन कल सुबह 10 बजे वो हेयरिंग हो रही है तोशाखाना की अडयाला में। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के फ़ौरन बाद आपने सुना और देखा भी अलीमा खान के बच्चों को गिरफ्तार किया गया, आपके ख्याल में वो किसके कहने पे हुआ? हम तो गवर्नमेंट को बिलीव करेंगे कि 100%। मैं तो आप तो गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे, तो आपके ख्याल में इसके अलावा भी कोई इम्कान है? देखिए, बात करनी चाहिए जो लॉ के कॉन्टेक्स्ट में सही बनती है। इस वक्त एक प्राइम मिनिस्टर है मुल्क में, एक पर लॉ मिनिस्टर है, बाकी सारे लोग भी बैठे हुए हैं। वो कहते हैं जी कि हम कायम हैं। इंटीरियर मिनिस्टर भी है, एक इंटीरियर मिनिस्टर भी है, वो कहते हैं हम कायम हैं, वो कर रहे हैं। तो बेसिकली जहां जाता है वो तो इनको चाहता है। और ये एक अजीब सी चक्कर है कि एक कोई बात होती है तो उसका फौरन एक रिएक्शन आ जाता है इनकी तरफ से कि वो अच्छा बेल हो गई है तो देखें हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने उनको पकड़ लिया दोनों को। वो बच्चे देखे यहाँ तो दोनों यही बच्चे थे। पिछले एक बच्चा उसमें तो थोड़ी देर के लिए बाहर गया, बाकी वो यहीं बैठे हुए थे। तो 24 महीने के बाद, बल्कि 26-27 महीने के बाद वो जिम्नी में डाल दिया उसको। तो ये 27 महीने का यहाँ बैठा हुआ था, तो क्या पहले नहीं उसको पता था कि जी शेरशाह यहाँ बैठा हुआ है तो उसको पकड़ ले? और फिर वो आपने एक छोड़ा हुआ जो एक, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ, वो बंदा जो वो खड़ा होकर जो डिमांड कर रहा है जी कि अलीमा बीबी के बच्चों को भी पकड़ा जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। वो अभी तक अपने आप को पीटीआई का मेंबर मानते हैं, हालांकि वो पार्टी से निकाला जा चुका। अच्छा बताओ सियासतदान, देखिए आप भी टारगेट रहे हैं, विक्टिम रहे हैं कातलाना हमले के, आप पे भी तशद्दुद हुआ, राना सनाउल्लाह पे भी मेरे ऊपर तशद्दुद कोई नहीं हुआ, मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं। कातलाना हमला मेरे ऊपर हुआ। तो राना सनाउल्लाह भी झूठे हेरोइन के मुकदमात गलत हुआ था बिल्कुल उनके ऊपर, नहीं होना चाहिए। उनके ऊपर तशद्दुद भी हुआ।
अब जबकि राना सनाउल्लाह के घर पे, एक सियासतदान के घर पे हमला हुआ है, और मिसाल तौर पे मैं देख रहा हूँ कि अब सियासतदानों पे इवन के बाहर के मुल्क में भी आवाज़ें कसी जाती हैं, वीडियोस भी सामने आती हैं, और 10 डाउनिंग कह रहा हूँ, वो जो नवाज शरीफ साहब की वो जो लंदन में एवन फील्ड के घर हैं, वहाँ पे भी हमले आप लोग करते रहे हैं। तो आपको कुछ एहसास है बतौर एक सियासतदान, बतौर एक पार्टी लीडर, कि ये नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं किसी किस्म के तशद्दुद के खिलाफ हूँ। मैं सियासत में तशद्दुद नहीं होना चाहिए, सियासत में बातचीत होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे घरों पे मुखालफिन के सवाल ही पैदा नहीं होता कि घर की चार दीवारी जो है या आप दहलीज जो है वो क्रॉस करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब इस वक्त में दहलीज़ें भी आपको पता क्रॉस हो रही हैं। ये तो हमला है, मैं इसकी भी पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि घर के ऊपर हमला हुआ, नहीं होना चाहिए था, ना होना चाहिए। एवन फील्ड में होता रहा, उसकी भी मजम्मत करते हैं। एवन फील्ड में तो हम नहीं कर रहे ना जी, हमारा पार्टी का उससे कोई अमल दखल नहीं है ना। वो तो वहाँ है, हमारा तो उसमें हम तो नहीं उनको कहते कि कुछ करे। दूसरी बात है कि हमला ऐसे नहीं हुआ जो कि एवन फील्ड के ऊपर हुआ है, कभी नहीं मैंने। लेकिन आप लोग मजम्मत करते हैं। मैं देखिए हर किस्म के तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। एवन फील्ड के घर पे जो मियाँ साहब के होता रहा, उसकी मजम्मत करते हैं। ऑल एनकम्पसिंग ये है कि जो जहां भी कोई पुरतशद्दद कार्रवाई होगी मैं उसके खिलाफ बोलूंगा, उसके बगैर। चलें, ये तो बात ज़बरदस्त है। फिर सवाल वही आता है कि जो सुहेल वड़ाइच साहब ने कॉलम में लिख दिया था कि भाई बात ख़त्म करें, आगे चलें, कोई मसालियत की तरफ बात जाए, माफ़ी मांगें। गो के अब फ़ौज के तर्जुमान की तरफ से कहा गया है कि अब हम जो है, हम नहीं ये कह रहे कि माफ़ी मांगें, और सुहेल वड़ाइच साहब भी बड़ी मुश्किल में हैं। मगर इसके बावजूद भी आपकी नज़र में ये जो सुहेल वड़ाइच साहब का कॉलम था, ये क्या था? इसके जवाब हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं रऊफ़ हसन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। रऊफ़ हसन साहब, तो सुहेल वड़ाइच के कॉलम के ऊपर फ़ौज के तर्जुमान का रद्द-ए-अमल तो आ गया, तो आपके बतौर PTI क्या रद्द-ए-अमल है? देखिए उनके 3 कॉलम्स, मेरा ख्याल 2 मिनट लगेंगे डिस्कस करने में। पहला कॉलम था उनका जो कि अकॉर्डिंग टू हिम वो इंटरव्यू का लफ्ज़, अब उन्होंने अपने बाद वाले कॉलम्स में कहा कि मैंने कहीं इंटरव्यू का लफ्ज़ नहीं किया। सो वहीं जहाँ बैठे हुए थे वहाँ जो बातचीत हुई उसको उन्होंने इनकैप्सुलेट किया, और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी जो आपने जिक्र भी कर दिया है कि उन्होंने कहा कि जो सियासी माहौल बेहतर हो सकता है अगर सिद्क़ के दिल से माफ़ी मांगी जाए, और फिर उसके बाद एक कुरानी आयत भी कोट की गई उसमें, ये उसमें था, बाकी सारा कुछ था। जो कॉलम्स है वो दूसरा और तीसरा कॉलम था। उस एक कॉलम दूसरा जो था उन्होंने खान साहब को एड्रेस किया, वो भी एक अच्छा खासा लंबा कॉलम था, लेकिन उसकी जो कैच लाइन थी वो ये थी कि आपने बड़े यू टर्न्स किए हैं, आज एक यू टर्न आप मुल्क और आवाम के लिए करते, ठीक है, ये कॉलम था। और तीसरा कॉलम जो था उनका, जो उन्होंने अस्करियत और जमहूरियत का जो पाकिस्तान में रोल रहा है उसको किया, और उसमें उन्होंने यू टर्न वाली बात पे दूसरे कॉलम से आप इत्तेफाक करते हैं सुहेल वड़ाइच साहब की, एक यू टर्न लेने में कोई हर्ज नहीं? मैं आपको पूरी बात करके मैं इसका भी कोशिश करता हूँ जवाब दे दूँ। तीसरी अस्करियत और जमहूरियत के जो रोल रहा है, और अक्सरियत, अस्करियत और अक्सरियत दोनों का मुआवजा किया था। जो अस्करियत और जमहूरियत का उन्होंने मुआवजा किया था, जमहूरियत बार और अस्करियत, तो उसमें उन्होंने कहा जी कि हमेशा अस्करियत जो वो डोमिनेंट रही है, और शायद वक्त आ गया है कि इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो जहां तक सेकंड एंड थर्ड कॉलम है, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है उनका। पहले कॉलम पे क्या रद्द-ए-अमल? पहला कॉलम तो वो डिनाई कर दिया ना, DGISPR ने कहा जी कि ये नहीं हुआ, उन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया और उन्होंने कोई सियासी बात नहीं की और ना उन्होंने ये कहा है, तो वो तो कॉलम कॉन्ट्रोवर्शियल। आपके ख्याल में कौन सही है, DGISPR या सुहेल वड़ाइच? मैं तो नहीं कह सकता कुछ भी कि किसको ठीक किसको गलत करूं जी। सुहेल वड़ाइच साहब भी 40 साल तजुर्बा रखते हैं, वो भी आपके सहाफ़ी भाई हैं, और नहीं, आपका तजुर्बा क्या कहते हैं? वो बाज़ दफ़ा कुछ मूव्स उल्टे पड़ जाते हैं, तो वो आप रहने दीजिए। चलो दूसरे कॉलम पे मैं सबकी इज्जत करता हूँ, सबकी। तो वो मतलब आप सुहेल वड़ाइच साहब की उतनी इज्जत करते हैं जितनी फौज के तर्जुमान की? मैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट नहीं देता। आप मेरे मुंह में चीजें डालने की कोशिश कर रहे ना करें भाई, मैं आपकी बड़ी इज्जत दूसरे कॉलम पे आ जाए। तो वो दूसरा कॉलम जो वो ठीक, मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने नरेट किया कि जी सारा जो मुल्क के हालात बने हुए हैं, उसमें उन्होंने कोशिशें की हुई है। जो मैसेज आया मुझे कि वक्त आ गया है कि जी कुछ दरगुजर किया जाए, कुछ आगे बढ़ा जाए, मैं उसको बिल्कुल उसको सपोर्ट करता हूँ। मैं बहुत देर से यही कह रहा हूँ कि जी वक्त आ गया है कि बैठें, बात करें, शुरू करें, डायलॉग शुरू करें। अगर इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्टली नहीं भी आना चाहती तो चलिए इनके साथ शुरू। मैं तो इसको भी रिपीट कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, स्पीकर ने कहा है, लॉ मिनिस्टर ने कहा है, राना सना ने कहा है कि बातचीत करें, लेकिन करते क्या हैं कि उधर बातचीत का ला दें, हमें भेजते हैं इन्विटेशन, और उधर से अलीमा बीबी के बच्चों को गिरफ्तार कर लेते हैं।
तो ये दिखाने के और करने के और जो है। आप क्या कहते हैं, ये जो सुहेल वरायत साहब ने मशवरा दिया है, तजवीज़ दी है कि खान साहब एक यू टर्न ले लें, एक माफ़ी मांग लें, ये ब्लफ है? व्हाई डोंट यू कॉल इट? नहीं, मसला ये कि उन्होंने ये नहीं कहा कि माफी मांग लें, उन्होंने कोई अल्फाज उनके नहीं, आप देख लीजिए कि उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जी आप यू टर्न करते रहे हैं, और खान साहब की स्टेटमेंट से होती थी, उसको उन्होंने कहा कि चलिए ये यू टर्न जो है मुल्क को कौम के लिए कर लें। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, फैसला खान साहब हर जाए इसमें? देखिए, मैं बातचीत का हामी, अच्छा, ये मैं कैटेगोरिकली कहता हूं कि बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप जितनी देर मर्जी इस कॉन्फ्लिक्ट को लेके चले, अल्टीमेटली आपने टेबल पे बैठना है, और कोई तरीका नहीं। अगर माफी मांगी भी जाए अगर, तो किससे मांगी जानी चाहिए? माफी तो नहीं जी, रिग्रेट है, वो सारा कुछ है। माफी का किसको मुखातब होना चाहिए? अवाम को, हुकूमत? हम सारे लोग जो है बार बार यहाँ बैठ के, मेरे भाई, हम इस चीज़ को रिग्रेट कर चुके हुए हैं, इस चीज़ की मजम्मत कर चुके हुए हैं, और अब क्या किया जाए। दूसरी बात है कि हमारा एक तो जो हम हमेशा डिमांड करते हैं, लेकिन आपकी पार्टी ने या खान साहब ने माफ़ी नहीं मांगी। देखिए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 1 में खड़े होकर कहा था, इसमें इसकी मजम्मत की थी उन्होंने, इस इंसिडेंट की, लेकिन आप मानते हैं कि इसमें पीटीआई के कारकुन भी थे, नहीं, तो इसमें माफी मांगने में फिर क्या? देखिए, मजम्मत भी कर रहे हैं तो फिर माफी जो एस्टैब्लिश, हमने कहा जुडिशल कमीशन बनाइए, जुडिशल कमीशन जुर्म को भी इस्टेब्लिश करे और मुजरिमीन को भी इस्टेब्लिश करे। जब एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के थ्रू आप गुजरेंगे तो फिर एक बात बन जाएगी ना। उसके बाद फिर हम भी नहीं खड़े होकर कह सकेंगे कि नहीं हम करते, हम करेंगे, जो भी कहेंगे वो कर लीजिए उसको। अच्छा, अब अभी हाल ही में हमने सुना है सलमान अकरम राजा साहब जो हैं, आज उनकी बड़ी धमाका खेज ट्वीट आई है, और उनकी ट्वीट से ही लगता है कि वो तो इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं। और उनका ये कहना है कि आज एक ऐसा वाक़या हुआ है जो अब मुझसे दो टोक फैसले का तकाजा करता है। मेरी ज़िंदगी खुली किताब है, मैं कल खान साहब से गुजारिश करके ओहदे से अलहदा हो जाऊँगा, मेरी वकालती खिदमात बिला मुआवजा हाज़िर रहेंगी। ये क्या हुआ आपकी पार्टी के अंदर, क्या हो रहा है? आपके सेक्रेटरी जनरल इस्तीफ़ा देने की धमकियाँ लगा रहे हैं, बात कर रहे हैं। पति, एक तो मुझे ये नहीं पता कि किस स्पेसिफिक इंसिडेंट की बेसिस के ऊपर उन्होंने ये कहा है। आई एम नॉट प्रिवी टू दैट, मुझे बिल्कुल नहीं पता। लेकिन जो इस वक्त वो बैठा हुआ मैं देख रहा था, तो एक दो टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर कुछ लोग बैठ के बता रहे थे कि इट इज़ समथिंग टू डू विद कि ये जो पिछले 2-3 दिनों में हुआ है पार्टी के अंदर, जिसमें कि कुछ सवाल भेजे गए थे खान साहब को, और उनके जो जवाब आए हैं वो फिर डिबेट हुए हैं, और हम लोगों ने कुछ फैसले किए हैं पॉलिटिकल कमेटी में। ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन के हवाले से, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के हवाले से सारा कुछ, मेरा ख्याल है कि उस सिलसिले में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ है। क्या उसमें डिफरेंस था कि खान साहब कह रहे थे कि जब कोई कानूनी अमल मुकम्मल हो जाएगा तो फिर आप मुतबादिल अपोजिशन लीडर लाएंगे? देखिए, जबकि यहाँ पे आपको कन्वे किया गया कि नहीं, बस ले आए और नाम भी फ्लोट कर दिए गए। एक वर्जन ये है कि खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा था कुछ सोर्सेस को कि आपने केपी में इलेक्शन लड़ना है, पंजाब में इलेक्शन नहीं लड़ना, क्योंकि पंजाब में ये आपको स्पेस नहीं देंगे, आपको जीतने नहीं देंगे, वगैरह वगैरह। ये एक वर्जन था। कुछ सियासतदानों से मुराद ये वर्जन जो है हमारे पास हम तक कम्युनिकेट हुआ था। उसके बाद फिर अली बुखारी साहब जो हमारे एक लॉयर हैं, उनको भेजा गया था खान साहब के साथ इन दो सवालों के लिए। एक तो इलेक्शन लड़ने के सिलसिले में, और क्योंकि ये मामला पॉलिटिकल कमेटी में आया था, तो पॉलिटिकल कमेटी ने ये कहा था जी कि उन तक ये पहुंचाया जाए। और दूसरा था कि जी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वगैरह उन्होंने दिया, ये पॉलिटिकल कमेटी ने नहीं कहा था। अच्छा, तो ये उन्होंने जब दो गए हैं, सलमान राजा साहब ने अली बुखारी साहब को लीडर ऑफ अपोजिशन के हवाले से अपनी तरफ से सवाल अंडरस्टैंडेबली है। उसके बाद फिर उनके जवाब आए, वो दोबारा डिबेट हुए पॉलिटिकल कमेटी में, और पॉलिटिकल कमेटी ने मेजॉरिटी डिसीजन से ये फैसला किया कि जी हमें इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, हमें स्पेस नहीं खुली छोड़नी चाहिए ऑपोजिशन के लिए। पॉलिटिकल कमेटी वाज एक्चुअली क्लियरली डिवाइडेड इनटू, मतलब ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए। पंजाब में भी, केपी में तो हो चुका हुआ था, तो वो तो दैट वाज नॉट डिबेटेड, वो तो हमने पंजाब के अंदर लेना चाहिए। अच्छा, इस पे इत्तेफाक था? इस पे इत्तेफाक नहीं था, इस पे डिवाइडेड ओपिनियन था। मेजॉरिटी ओपिनियन का था कि जी लेना चाहिए। ठीक। और इमरान खान साहब यही कह रहे थे पंजाब? इमरान खान साहब ने, जो हमें अली बुखारी ने कहा है कि उन्होंने कहा है कि जी अब ये मामला आप पीसी में ले जाए, पीसी में। ये हमें ब्रीफ किया गया, ये तो हो गया ना, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन पे क्या गलत? लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के ऊपर उन्होंने खान साहब ने ये कहा था कि आपने हर जो लीगल ऑप्शन है वो एक्सरसाइज करनी है, ताकि उमर साहब और शिबली फराज साहब जो है अपनी सीटों के ऊपर बरकरार रहें एज लीडर्स ऑफ द ऑपोजिशन इन नेशनल असेंबली एंड इन द सेनेट।
और उस सिलसिले में हमारे पास पेशावर हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर भी पड़ा हुआ है। सो इस वक्त तो वो हैं। तो जो एक फील किया गया वो ये फील किया गया, और हमारे जो लोग हैं उन्होंने ये कहा कि जी ये प्रेमेच्योर था, ये क्यों गया, सवाल गया, ये नाम क्यों फ्लोट किए गए, नए नाम क्यों फ्लोट किए गए। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के सिलसिले में नाम फ्लोट किया गया। उस वक्त लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो एक आजम सवाती सेनेट के लिए और अचकजई साहब। तो ये गैर मुनासिब इसलिए लगा कि जी ये सारा कुछ काम पहले फैसला होना चाहिए, कानूनी अमल ही नहीं पूरा हुआ, पॉलिटिकल कमेटी में पहले आना चाहिए, और दूसरा उधर कानूनी अमल पूरा नहीं हुआ। तो ये सवाल उस वक्त उठना चाहिए था राधा देन। इस बात पे सलमान राजा साहब ने एम्बैरेस फील किया पीसी में? आई डोंट नो, लेकिन ये वहाँ डिवीजन हुई और ये बातचीत हुई, और आज मैंने भी बिल्कुल आप ही की तरह मैंने भी उनका ट्वीट पढ़ा है कि जी वो देना चाहते हैं। लेकिन ये खान साहब मेरा ख्याल है कल जाएंगे खान साहब के पास, पहले भी एक दो दफ़ा हुआ है, लेकिन इनको मुलाकात करने देगा कोई? आई डोंट नो। कल तो तोशा खाना का केस भी लगा हुआ है ना, अभी मैं पढ़ रहा था कि उसमें राजा साहब जाते हैं 10 बजे। लॉयर्स को जाना चाहिए, लेकिन पिछले जब केसेस लगे हैं तो राजा साहब को नहीं जाने दिया गया। अच्छा, नहीं जाने दिया गया, और भी बहुत से लोगों को नहीं जाने। तो अगर ये मुलाकात नहीं करेंगे तो इस्तीफा कैसे देंगे? अब ये तो उन्हीं के ऊपर है, पहले उनको इस्तीफा देना चाहिए ये नहीं, फिर खान साहब मानते हैं कि नहीं मानते, लेकिन ये खान साहब के मानने या ना मानने से पहले खान साहब तक पहुंचा। अच्छा, राजा साहब के जाने से क्या फर्क पड़ेगा पार्टी को? मैं इस पे कमेंट तो नहीं करना चाहूँगा जी। मैं अपनी पीटीआई की जो मेरा जो पीटीआई के साथ एसोसिएशन का है, मैं 8 सेक्रेटरी जनरल देख चुका हूँ। मैं राज मोहम्मद खान साहब से शुरू किया हुआ था, इसलिए पीटीआई आज इस हालत में। आप ये कह रहे हैं मेरी वजह से कि मैंने 8 देखे हुए, या मैं राज खान साहब की बात आप कर रहे हैं? किस पे आपने कहा है? पहले 8 सेक्रेटरी जनरल्स की वजह से। 8 सेक्रेटरी जनरल तो होता है 29 सालों में, 30 सालों में सर। 8 सेक्रेटरी जनरल को ज्यादा नहीं है, सही है ना, कुछ ज्यादा नहीं है, तो मतलब लोग आते जाते रहते हैं। नहीं तो बने, उन्होंने काम किया, अपना काम किया। सो आई कैन डू अ कंपैरिजन। लेकिन राजा साहब पे एक तनकीद ये भी होती है कि वो एक सियासतदान नहीं है, और वो थोड़े से जज्बाती भी हैं, और पार्टी को चलाने के लिए शायद किसी एक पक्के सियासतदान और ख़ास तौर पे एक इलेक्टेबल वोटों वाला सियासतदान ज़रूरी है। मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो उनके ऊपर है, वो मेरा ख्याल वो इसका बात का बेहतर जवाब दे सकते हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर जानता हूं कि सेक्रेटरी जनरल का जो ऑफिस होता है वो पिवट होता है पॉलिटिकल पार्टी का, और पार्टी इसके ऊपर ही, इसके गिर्द रिवॉल्व करती है, और इसमें सियासी एक्सपीरियंस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है डेफिनेटली। ये मैं आपसे अर्ज कर सकता हूँ। सर, अब मुझे ये बताएं कि हाइब्रिड मॉडल जो है, अब तो ये आपने सुना होगा ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात की थी कि ये हाइब्रिड मॉडल चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये हाइब्रिड मॉडल वैसा ही है जैसा आपकी पार्टी या इमरान खान के दौर में था, या ये उससे ज़्यादा हाइब्रिड है जो पहले था? हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान में हमेशा चलता रहा, वही अगर आप बात हमने की है अभी सोहेल साहब के कॉलम की। डोंट माइंड सर, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, फिर उसके बाद आप इतने में आपको सोचने का ही मौका मिले। नहीं, मैं तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। साफ़ी प्रोग्राम में रऊफ़ हसन पीटीआई हमारे साथ मौजूद है। रऊफ़ हसन साहब, क्या हाइब्रिड मॉडल जो इमरान खान के दौर का था वो ज़्यादा हाइब्रिड था, या ये वाला शहबाज शरीफ साहब के दौर? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मेरा ख्याल है कुछ फ्रैंकली गुफ्तगू कर ली जाए। पाकिस्तान में जमहूरियत कभी नहीं आई मेरे भाई। ये आपने पहले नहीं बताया? मैंने पहले भी बताया आपको, हमेशा बताया हुआ आपको, जमहूरियत कभी नहीं आई। पहले 11 साल थे 1947 टू 1958। आपको पता है कि कितने प्राइम मिनिस्टर्स को निकाला गया, कितने गवर्नर जनरल बदले, क्या क्या होता रहा। उसके बाद फ़ौज आ गई, उसके बाद फ़ौज ने वो बेसिक डेमोक्रेसीज़ का वो अयूब खान साहब ने किया, उसमें तहत वो एक जमहूरियत, एक फेक किस्म की जमहूरियत वो आई। फिर अनफॉर्चुनेटली एक ट्रेजेडी हो गई, याया खान साहब आए, उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान क्राइसिस हुआ, बांग्लादेश बन गया। तो उसके बाद भुट्टो साहब आए, उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं था। भुट्टो साहब एक, ही वॉज ए कोलोसस बेसिकली, एक बहुत ही बड़ी, उन्होंने फिर अपने तरफ से जमहूरियत की। वो 4-5 साल जो थे वो मैं कहूँगा उसमें आइन मिला, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी पाकिस्तान के लिए। लेकिन उसी भुट्टो साहब ने एज सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी 2.25 साल काम किया, जो मेरा ख्याल है कि एक एबरेशन थी, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन बात वो गुजर गया। फिर ज़िया साहब आ गए, उन्होंने पहले मार्शल लॉ लगाया, फिर उन्होंने किसी एक को ले आया प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, फिर उसको निकाल दिया, फिर बेनज़ीर नवाज, सारा कुछ चलता है, सारा कुछ आया। फिर तो ये जो वेरिंग डिग्रीज के ऊपर ये हाइब्रिड मॉडल जो है ना, ये मौजूद रहा है। फिर इमरान खान का दौर भी आया हाइब्रिड मॉडल। बिल्कुल, वहाँ भी फौज की इंटरफेरेंस मौजूद थी। इंटरफेरेंस या हाइब्रिड मॉडल? देखिए वो जब इंटरफेरेंस होती है तो उसी को हाइब्रिड कहते हैं ना। अब आपने एक्सटेंट जो है वो डिफाइन करनी है कि कितनी। अब खान साहब जमहूरियत लाना चाहते हैं।
2 साल से जेल में बैठे हुए हैं सर, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, आप कंक्लूड कर लीजिए। यानी अब वो जमहूरियत ला के छोड़ेंगे। वो जो एक बड़ा लेसन जो है वो लर्न किया गया है उस 3-3.25 साल की हुकूमत के बाद, देखा हुआ है। देखिए पहले क्या हुआ था, हमारे 35 सीटें जो उस वक्त चली थी, नजम सेठी साहब को बहुत बुरा लगा था वो कि जी 35 सीटें हमारी कम की गई, फिर हमें 18 सीटें दी गई ताकि स्ट्रॉन्ग हुकूमत ना बन सके, और वही हुआ, वल्नरेबल था। खान साहब बैठे होते हैं कई दफ़ा तो कहते हैं कि मुझे फौरी तौर के ऊपर कैबिनेट में असेंबली डिसॉल्व कर देनी चाहिए थी, एंड आई शुड हैव कॉल्ड फॉर फ्रेश इलेक्शंस। वो कैंडिडेटली गुफ्तगू करते हैं, जब तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, उन्होंने ये भी कई दफ़ा कहा। ये अभी जेल में बैठे नहीं, अभी जब वहाँ हुकूमत में थे तो अच्छा। उसके बाद जब गई उन्होंने कहा था, उसके हुकूमत के दौरान भी कहते थे कि अब वक्त गुजर गया, लेकिन आई थिंक आई शुड हैव डिसॉल्व दिस। अब ये इस वक्त जो सबसे ज्यादा हाइब्रिड जो है फेज आपके पास, वो इस वक्त है। आप इसे हाइब्रिड मानते हैं? 100% खुद ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, मैं कैसे उनको झूठा कहूँ? आपके लीडर तो मार्शला कहते हैं इसको, आप हाइब्रिड पे जो मर्जी कह रहे हैं सर। एक बात है, हाइब्रिड क्या है? व्हाट इज हाइब्रिड? व्हाट इज हाइब्रिड? मैं कह रहा हूँ उनके जो क्वेश्चन ऑफ इंटरफेरेंस है वो आपने डिफाइन करनी है, उसी हिसाब से उतना ही हाइब्रिड हो जाएगा। जो आज है वो मेरा ख्याल बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है आपके सामने, खासकर ये जो 26वीं आईनी तरमीम तो ली था सर, उसके बाद तो आपने ये जो सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है खान साहब को, क्या ये हाइब्रिड मॉडल का इंसाफ है? लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट को क्रिटिक ना करना हाइब्रिड का कंपोनेंट है। अच्छा, तो जो कैसे ठीक, ये जो सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, खुशाइंद है। मैंने आप नहीं समझते कि ये आज़ाद अदलिया का एक सबूत? आज़ाद अदलिया तो ये किसी सूरत में नहीं है सर, खुशाइंद है। अब प्रॉब्लम यह है कि जो ऑब्जेक्टिव है वो तो यही है कि खान साहब को अंदर रखना है। अब क्या इसके नतीजे में जो हमारा अलकादर का ऊपर हमारी सेंटेंस सस्पेंशन के लिए पिछले 9-10 महीने से पेंडिंग है, उसके ऊपर यही सुप्रीम कोर्ट जो है वो नहीं सुन रही है। और अभी तोशाखाना जो है, आप जिसकी कल वो हेयरिंग हो रही है, वो भी पड़ा हुआ है, उसमें भी कन्विक्शन, मेरा ख्याल है कि जो इनका इरादा लगता है वो तो कन्विक्शन का लग रहा है, वो भी हो जाएगा। सो जाके एक तरफ ये खुश आइंद है, लेकिन उसी तरफ अलकादर को देखिए तो वहाँ बैठे हुए हैं 8-9-10 महीने से बैठे। आपकी पार्टी का एहतजाज कामयाब रहा? वो जो खान साहब ने जिसकी कॉल दी थी, सलमान और कासिम ने आना था, क्या हुआ वो सब? उनको तो वीज़ा नहीं मिल रहा, लेकिन वो फैमिली मैटर है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। That has to be decided by the family. उसमें पीटीआई का क्या इत्तलात है कि वीज़ा नहीं दिया जा रहा है? वीज़ा हम मुझे पता चला कि वीज़ा नहीं मिल रहा उनको, अभी नहीं मिला। तो क्या वो इस चीज़ को कहीं चैलेंज करेंगे? आई डोंट नो, मैं आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट कि क्या करेंगे वो उनके अपने मतलब फैसले होंगे। तो एहतजाज का क्या बना? एहतजाज हुआ है जी, बिल्कुल हुआ, लेकिन जो रियासत ने किया उस कॉन्टेक्स्ट में तो मैं कहूँगा कि जितना भी हमारा एहतजाज हुआ वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। आपके एहतजाज तो ये जो सजाएं, लेकिन एहतजाज जो है नहीं हो गया है, फैसले आने शुरू हो गए। एहतजाज का रास्ता जो है वो भी निगोशिएशन टेबल के ऊपर जाना चाहिए। वो एहतजाज कामयाब होता है जो फैसिलिटेट करता है निगोशिएशन। आपकी सारी लीडरशिप तो अंडरग्राउंड चली गई है, एहतजाज कौन करेगा? इस वक्त तो सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट, आप सही कह रहे हो मती, इस वक्त तो सिचुएशन डिफरेंट हो गई है बिल्कुल। हमारा कोई भी ऐसा जो लीडर है जो कि लीड कर रहा है पार्टी में, जो हमारे मेंबरान है, वो इस वक्त है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। तो अब तो ये मुझे नहीं पता कि क्या होता है आगे जाके, क्या करते हैं, किस तरीके से वो सारा ये जो भी हो चुका हुआ है उसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है, उसके बाद को फैसला हो जाए। तो खान साहब को बाहर निकालने की क्या हिकमत अमली है पीटीआई की? आप एक थिंक टैंक के पॉलिसी थिंक टैंक के सरबराह के तौर पे क्या पॉलिसी है, क्या थिंकिंग हो रही? मेरी बड़ी कंसिस्टेंट अप्रोच रही है जी, आपको रास्ता निकालना पड़ेगा, और वो रास्ता निकलेगा बातचीत के जरिए। किससे, कब? सब लोगों को ऑन बोर्ड होना पड़ेगा, एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड होना पड़ेगा, पोलिटिकल स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड होना पड़ेगा। आगाज के लिए पीटीआई ने क्या किया अभी तक? हमारे लोग राब्ते में हैं, उनकी तरफ से भी इन्विटेशंस आई हैं। किन से राब्ते में? सबके साथ राब्ते में, क्रॉस द बोर्ड राब्ते में है। उनकी तरफ से भी मैंने पहले अर्ज किया आपके प्रोग्राम में कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, स्पीकर ने कहा है, आपके जो राणा सना साहब ने कहा है, आपके राब्ते हो चुके हैं, उन्होंने इनवाइट किया है। और फिर ये कि हमारे साथ इनफॉर्मल भी लोगों की बातचीत हुई है। वो हंस के कहते हैं, क्या प्रपोजल क्या? वो कहते हैं जी हमसे बात कर लें, हमने भी तो वहां से इजाजत तो क्या आखिर में तय हुआ? होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। मैं कहता हूँ मेरी बातचीत होनी। कब है मीटिंग? मैंने ये नहीं मुझे पता कि कब है, होती है कि नहीं होती, लेकिन मैं आई एम अ ग्रेट एडवोकेट कि बातचीत होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन, सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। सहाफ़ी से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।